Assalamualaikum. Dear students, in this lecture we are going to do brainstorming on war. जब हम war की बात करते हैं तो war का ऐसे बहुत दफ़ा पिछले पेपर्स में आया है and war is actually very important. Not that we are going to support war, लेकिन जब हम war की बात करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है great nations win without fighting. हमारे पास एक और टॉपिक्स आता है modern wars are not holy wars. ठीक है? जब हम ये दो टॉपिक्स देखते हैं कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, एक्चुअली वी डोंट हैव एनी एग्जांपल ऑफ अ नेशन दैट हैज वॉन विदाउट फाइटिंग. एवरी नेशन हैज फॉट. बट अगर हम इसको आइडियली करें कि ग्रेट नेशंस को क्या चाहिए कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट करें, एक आइडियल उसको सारे एक यूटोपिया की बात करें जहां पे एवरीवन इज एट पीस, देन वी कैन डू इट. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक. लेकिन जब अगर हम वॉर के पर्सपेक्टिव से करें, ठीक है, तो हम वॉर के पर्सपेक्टिव से निगेट करके इस चीज को इग्नोर करके ये ऐसे करते हैं कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग. और हम इसमें बात यही करते हैं कि ग्रेट नेशंस वो होती हैं जो कि वेपन्स में इन्वेस्ट नहीं करती बल्कि अपने ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट करती हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन होती है कि ग्रेट नेशंस वो होती है जिनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाता है. ठीक है. दूसरा तरीका ये होता है कि हम ये कहें कि कोई नेशन ऐसी है ही नहीं जो ग्रेट बनी हो विदाउट वॉर. So everyone has waged a war somehow or one way or another. Both essays are correct. ये दोनों essays इसलिए correct हैं क्योंकि हम कोई भी डायरेक्शन लेंगे, we are not going against the narrative of the state. हमें इस चीज का ख्याल करना होता है वॉर के ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए that we have to be very careful कि पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है, and we have to protect the state, we have to defend the state, we have to support the state in whatever it has done. जब हम बात करते हैं मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट, बिकॉज वी आर मुस्लिम, सो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जिस जंग का पता है वो है गजवा. हमने क्रूसेड्स को नहीं पढ़ा हुआ. ठीक है. हमें नहीं पता कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान में 200 साल भी जंग रही है. सेक्टेरियन वॉर भी हमारे सामने रही है. अब हम जाके बहस करना शुरू करते हैं कि जी मॉडर्न वॉर जो है ना वो होली नहीं है क्योंकि जो पहले वॉर लड़ी जाती थी वो होली है. ठीक है. I have seen this mistake in a number of essays that have been written by students, and I think that this is something which we have to avoid. जब हम गज़वे की बात करते हैं, that is civil war, और वो दो शहरों के दरमियान में लड़ी जा रही है. ठीक है. वो एक डिफरेंट वॉर है, वो ग्लोबल वॉर नहीं है. ठीक है. गजवा जो है इट इज लेड बाय, जब हम रिलीजियस वॉर की करते हैं तो गजवा तो चले साइड पे करते हैं ना क्योंकि वो एक लो स्केल के ऊपर वॉर लड़ी जा रही है. ठीक है. जब हम बात करते हैं कि मुसलमानों ने कौन से कॉन्क्वेस्ट किए या क्रिश्चियंस ने कौन से कॉन्क्वेस्ट किए, सो द वॉर वाज लेड बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी. और जब हम मॉडर्न वॉर की बात करते हैं या आइडेंटिटी वॉर की बात करते हैं तो इट इज लेड बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. रिलीजन भी तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू एक्सपेंशन होती है, जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू हम एक कम्युनिटी को एक्सटेंड करते हैं. अगर हम बात करें कि मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स, तो वो उसने क्वेश्चन पूछा था आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स. उसका जवाब ये है कि नो वॉर इज होली, बी इट मॉडर्न और द वॉर दैट इज वेज्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्योंकि वॉर के अंदर ब्लड शेड होता है. जहां पे ब्लड शेड होगा दैट थिंग इज अनहोली. दो टॉपिक्स ये आते हैं. तीसरा जो हम एक टॉपिक देखते हैं वो ये है कि वॉर ऑन टेरर इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. वॉर ऑन टेरर में यहाँ पे आके वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द स्टेट नैरेटिव, क्योंकि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान जो है वो वॉर ऑन टेरर के अंदर अमेरिका का एक क्लोज एलाय है. और आपको पता है कि हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया है. ना इफ यू आर गोइंग टू से कि इसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, देन यू आर एडमिटिंग कि पाकिस्तान एक ऐसे काम में मुलविस है, एक ऐसे काम में द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग which is a gross violation of human rights. So you have to be very careful when you are talking about the violation of human rights. आपकी जो वॉर का फोल्डर है उसके अंदर there is a very good document by the United Nations जिसमें लिखा है कि वॉर ऑन टेरर में कौन से ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं. जो ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं वो नंबर 1 उनके हैं हु आर टेररिस्ट. उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिलती. ठीक है. अच्छा, उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलती है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है. टॉर्चर इज इनह्यूमन, टॉर्चर की इजाजत नहीं है. ठीक है. उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रिजन में रखा जाता है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट होते हैं. अच्छा, जो एक्यूज्ड है, जो इन्वॉल्व है वो तो टेररिस्ट हैं ही, लेकिन जो एक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म है उनकी
आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, देयर फैमिली सफर, वो मिसिंग पीपल हो जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, बाद में पता चलता है कि भाई दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो अगर आप उन्हें छोड़ भी देते हैं, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। फिर जब हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं तो यस, उन लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं जो कि ड्रोन अटैक के अंदर जो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, जो सिविलियंस मारे जाते हैं, दैट इज करेक्ट, उनके राइट्स वायलेट होते हैं। लेकिन हम ये बात करते हैं कि ना, आई एम नॉट सेइंग कि हम वॉर ऑन टेरर को यानी हम ये नहीं समझ रहे कि वो उनके राइट्स वायलेट नहीं हुए, क्या उनकी जान नहीं गई। लेकिन जब हम वॉर ऑन टेरर को कन्वेंशनल वॉर के साथ कंपेयर करते हैं तो कन्वेंशनल वॉर के अंदर ह्यूमन लॉस इतना ज्यादा है, यानी यूनाइटेड नेशंस की आप डेफिनेशन देखें ना तो वो 1000 कैजुअलिटीज को कंसिडर करती है कि 1000 कैजुअलिटीज होती है वॉर की। तो ड्रोन अटैक के अंदर वी हैव अ डजन कैजुअलिटीज, ठीक है। सो वो जो कैजुअलिटीज है दैट नंबर हैज रिड्यूस्ड, एंड देन व्हेन यू विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट यू वुड रियलाइज कि उसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर किसी ने ड्रोन अटैक करना है किसी कंट्री ने तो उसकी वो जस्टिफिकेशन देता है, और अगर आपने गलत किया है तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस भी आती है कि भाई स्टेट को ये करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो टेररिज्म के नाम के ऊपर अपनी फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सो आपको वो एंगल देखना पड़ेगा जिससे आप वॉर ऑन टेरर को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। और आप इस हद तक क्रिटिसाइज करेंगे जिस हद तक आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ war on terror, and when you are saying that war on terror is a failure, then you have to keep in mind that military of Pakistan has been an essential part of this fight. तो फिर वो जो हमारा ज़रबे अज़ब है और वो सारे जो हमारे programs थे, missions थे, they'll become a failure if you are saying that war on terror has been a failure. So be very careful when you are choosing your words, and if you see that there is a paper in exam which is controversial और एक ऐसा topic है जो कि state of Pakistan को criticize करता है, you should better get away from that topic, because ये जो essay है ये आपके sound mind का भी proof है, how sound you are, how I won't say how patriotic you are, but if you are going to be a part of bureaucracy and if you are going to be part of state machinery and you don't understand कि state काम कैसे करती है और आप state को failure समझते हैं और आप state को समझते हैं कि भाई ये सारा कुछ गलत है, तो then it would be very difficult for you to survive as a candidate because you are not suitable for the job. You are pessimistic and you are too critical. ठीक है, तो थोड़ी सी कुछ पेट्रियोटिज्म भी बीच में होना चाहिए। एंड व्हेन वी आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग वी हैव टू जस्टिफाई। इफ माय ब्रदर इज डूइंग समथिंग आई विल जस्टिफाई हिम बाय हुक और बाय क्रूक। सो माय कंट्री राइट और रॉन्ग, सो दिस इज द आइडिया दैट शुड बी देयर इन योर माइंड, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच यू शुड बी वेरी कॉशियस इन योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी वो चेक करते हैं कि आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं हाउ मच डू यू बिलीव इन देम, इन दोज थिंग्स। हम जब वॉर की बात करते हैं तो 3 डायरेक्शंस तो ये हो गई। अब अगर हम देखें, मैं 2 तरह के टॉपिक्स लेके चलती हूँ। एक तो ये बात आ गई कि भाई ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, उसमें आप एजुकेशन पे लेके जा सकते हैं, आप उसको रियल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पे लेके जा सकते हैं और आप उसको वॉर पे भी लेके जा सकते हैं, दे आर ऑल करेक्ट। दूसरी जो डायरेक्शन है, इज वॉर इंडिस्पेंसिबल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वॉर इंडिस्पेंसिबल है या नहीं है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम वॉर से जान छुड़ा लें, वॉर के बगैर हम इस दुनिया का निजाम चला सकते हों? तो हम ये देखते हैं कि वॉर जो है वो हमेशा से थी और हमेशा से है। ये वो चीज थी जो हमने विल ड्यूरेंट के ऐसे ऑन वॉर में पढ़ी थी कि उसने कहा था कि वॉर हमेशा से है। तो इंसान की जो इतनी सारी नस्लें गुजरी हैं उन्होंने फाइट की है। ये इंसान की बायोलॉजी का एक पार्ट है, इंसान की साइकोलॉजी का एक पार्ट है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, इनएविटेबल है, ठीक है। सो हम वॉर की इनएविटेबिलिटी को देख के चलते हैं, क्योंकि जब हम आज उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें पता है कि प्रॉक्सी वॉर है, हमें पता है कि साइबर वॉर है, हमें पता है कि इकोनॉमिक वॉर है। तो वॉर की शक्ल जरूर बदली है, ह्यूमन लॉस कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमारे पास एक प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशन है जो कि एज अ बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी स्टैंड करती है, जो कि वॉर की हर शक्ल को अवॉइड करती है, डिस्करेज करती है, डिनाई करती है। सो हम वॉर की बात करते हैं तो एज अ कॉन्सेप्ट वी शुड बी अवेयर कि वॉर होती है। 2 टॉपिक्स है आपके पास, इज वॉर इंडिस्पेंसिबल, और दूसरा टॉपिक है इज ग्लोबल पीस एन इल्यूजन। जब हम बात करते हैं ग्लोबल पीस एंड इल्यूजन की और आप कहते हैं कि जी यस ग्लोबल पीस इज एन इल्यूजन, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि आप पेसिमिस्टिक हो गए हैं।
तो एक तो आप अपनी स्टेट को लेके ओवर क्रिटिकल नहीं हो सकते, दूसरी बात ये कि आप ग्लोबल जो फ्यूचर है इंसानियत का उसको लेके पेसिमिस्टिक नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन द फ्यूचर, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिटिंग इन द एग्जाम, व्हाई आर यू कंपीटिंग, व्हाई आर यू स्टडिंग, सो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो जीरो हो जाती है इफ यू डोंट बिलीव इन अ फ्यूचर. सो दिस इज द फ्यूचर दैट इज लीडिंग यू अहेड, कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इस मुल्क के अंदर जो आपका मेरिट है उसकी सुपरमेसी है. यू बिलीव इन दीज थिंग्स एंड दैट्स व्हाई यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो जब हम कहते हैं कि इस ग्लोबल पीस एंड इल्यूजन, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कहेंगे कि इल्यूजन नहीं है, क्योंकि पहले हम देखते थे 200 साल की जंग, इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमने देखा 5-5, 6-6 साल जंगें चल रही हैं. अच्छा, जंग की ड्यूरेशन अब भी बढ़ गई है, लेकिन अब जंग है हेजेमोनिक वॉर, ठीक है, तो हमें पता है कि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट जोन, हमें पता है कि कहीं पे सिविल वॉर चल रही है, हमें पता है कि हाँ जी वॉर ऑन टेरर चल रही है. इसका वो स्केल नहीं है, ठीक है, स्केल कम हो गया, ह्यूमन लॉस कम हो गया. नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि जो मैस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है तो उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन somehow we have to choose our words very carefully. हमें अपने नैरेटिव को इस हद तक एक्सट्रीम पे लेके जाना है जहां पे हम उसको जस्टिफाई कर सकें, कंटेस्ट कर सकें और इवेंचुअली हम ये क्लेम कर सकें कि ग्लोबल पीस पॉसिबल है, क्योंकि पहले जो वॉर की शक्ल थी अब उसके मुकाबले में ये बहुत मॉडरेट हुई है, इसमें लॉस कम हुआ है, इसकी डेफिनेशन जो है उसको ज्यादा कर्टेल किया गया है, इसको श्रिंक किया गया है और इट्स मोर कंट्रोलेबल, ठीक है, और डायलॉग की जगह है, डिप्लोमेसी की जगह है, सॉफ्ट पावर की जगह है, और एक ग्लोबल फ्यूचर है जो कि बेहतर हो गया, जिसमें कलेक्टिव जो लोगों की गुड है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. सो पेपर में आपने जो जिसे हम कहते हैं ना वो दिस इज इट इज कॉल्ड, वो आप जो खोलते हैं पंडोरा बॉक्स. सो पंडोरा बॉक्स अगर आपने खोल लिया तो देन यू विल बी लॉस्ट. उतना आपने खिलाना डालना है, उतनी ज्यादा बहस करनी है जितना आप जस्टिफाई कर सकें, बट यू हैव टू बिलीव इन अ कलेक्टिव फ्यूचर. और अगर आप ये भी करेंगे कि वॉर इंडिस्पेंसिबल है, इससे निजात हासिल नहीं की जा सकती, ये हमेशा इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दैट इज राइट, बट एट द एंड ऑफ योर कंक्लूजन यू हैव टू गिव एन ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को साइड पे रख दें और अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखें, हम उस यूटोपिया को सोचें जो कि इंसानों ने अचीव करना है, तो हम एक दिन आएगा जब हम वॉर से निजात हासिल कर देंगे हर शक्ल में. तो ये वो वाला एंड है आपका जो कि विल ड्यूरेंट ने दिया था ऑन वॉर एस्से के अंदर. सो एस्से लिखते हुए आपने इस चीज का ख्याल करना है. अब जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो पहली बात तो ये हु, हमारी की टर्म है वॉर. वॉर है क्या? वॉर एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू पॉलिटिकल फोर्सेस, कंपेरेबल पॉलिटिकल फोर्सेस. जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिज्म को वॉर नहीं कहा जाता, क्योंकि टेररिज्म के अंदर जो दो पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे पास हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कंपेरेबल नहीं है. एक हमारे पास फोर्स है जो कि है स्टेट, जिसके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, मिलिट्री है, और जिसके पास पूरी स्टेट है, पूरी कंट्री है, इतना बड़ा लैंड है. दूसरी तरफ है हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर, जिसके पास रिसोर्सेज स्टेट जितने नहीं है, जिसके पास जगह स्टेट जितनी नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है. तो ये नहीं हो सकता कि नॉन स्टेट एक्टर इज गोइंग टू कम इनटू द फील्ड एंड प्ले ओपनली, इट कांट. नॉन स्टेट एक्टर रियलाइज करता है कि वो स्टेट को नॉट लीगली बट ओपनली कन्फ्रंट नहीं कर सकता. तो क्योंकि वो ओपनली कन्फ्रंट नहीं कर सकता, इसलिए वो नॉन स्टेट एक्टर यूज करता है टेररिज्म का वेपन, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, स्टेट की रिट को डिस्करेज करने के लिए, लोगों के अंदर अनरेस्ट फैलाने के लिए, एनार्की फैलाने के लिए. सो वो टेररिज्म इसलिए यूज होता है क्योंकि दो फोर्सेस इनकम्पेरेबल हैं, ठीक है. वॉर के अंदर दो कंपेरेबल पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं जो कि लड़ने के लिए सामने आती हैं. अच्छा, फिर हम जब बात करते हैं वॉर की तो हमें पता है कि वॉर के अंदर कैजुअलिटीज होती हैं. तो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है वॉर की एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर 1000 कैजुअलिटीज हो, यानी जो ह्यूमन कैजुअलिटी है वो 1000 होगी, तो दैट इज कॉल्ड वॉर. हम मॉडर्न वॉर के अंदर देखते हैं, बल्कि पोस्ट मॉडर्न वॉर के अंदर हमारी जो वॉर अब चलती है हम उसके अंदर क्या देखते हैं कि जो ह्यूमन लॉस है वो कम हो गया, लेकिन वॉर का जो स्पैन है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है. सो इन चीजों को जरा ध्यान में रखना. और जब हम साइबर वॉर की बात करते हैं तो ये कैजुअलिटीज खत्म हो जाती हैं. इकोनॉमिक वॉर की बात करते हैं तो हम लड़ ही किसी और महाज पे रहे हैं.
तो वॉर ने इकोनॉमी की शक्ल ले ली। हमारे पास न्यू इकोनॉमिक जोन है, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, हमारे पास साउथ और नॉर्थ का नैरेटिव आता है। सो यहाँ पे ये वाली जो चीज है, दिस इज डिबेटेबल। जब हम वॉर का ऐसे लिख रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हमने वॉर को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इस एस्से की, सो आई हैव रिटन डाउन द थीसिस स्टेटमेंट फॉर यू। द नेचर ऑफ वॉर हैज चेंज्ड फ्रॉम कन्वेंशनल टू मॉडर्न वॉर, also called identity wars, to proxy war, to cyber war. However, war as means to gain dominance over other political groups is an indispensable part of global politics. तो ये वॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक indispensable पार्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर दिस इज अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। सिंगुलर प्लूरल आपकी थीसिस स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू केयरफुली लुक एट इट, नेचर ऑफ वॉर, ये तो ठीक है, हैज चेंज फ्रॉम कन्वेंशनल टू मॉडर्न वॉर्स, ठीक है। आइडेंटिटी वॉर्स, ये भी ठीक है, टू प्रॉक्सी वॉर, टू साइबर वॉर। नाउ दीज आर सिंगुलर्स। लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इफ यू हैव रिटन मेन, तो फिर आप मेन ही लिखेंगे और मेन के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि ऊपर आप लिखें ह्यूमन बीइंग यानी सिंगुलर और नीचे फिर आप दे पे चले जाएं विद इन अ पैराग्राफ। और वो जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट या कुछ भी, या एक पैराग्राफ, उसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल को आपने रिटेन करना है। सो प्रॉक्सी वॉर्स एंड साइबर वॉर्स, ठीक है। जब हमने हु की बात की, वॉर की, तो वॉर में हमारे पास डेफिनेशन तो आ गई कि एक कंपेरेबल पार्टीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, हमें समझ आ गया कि 1000 कैजुअलिटीज हैं। What about types of war? Types of war is something that you must prepare, whether you are a student of IR or not. लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि वॉर की टाइप्स क्या हैं। So हमारे पास सिविल वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है, आइडेंटिटी वॉर और मॉडर्न वॉर एक ही वॉर है, हेजमोनिक वॉर है, एसिमेट्रिकल वॉर है, गुरिल्ला वॉर है, इवन आई हैव यूज्ड द वर्ड प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर वो है जो आपके बिहाफ पे कोई लड़ रहा है, साइबर वॉर है जिसे कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, इकोनॉमिक वॉर जोन है। सो यू मस्ट नो कि वॉर कौन सी है। अब आप, जाहिर बात है, आपको यू शुड बी फेमिलियर बिकॉज दिस इज द जार्गन दैट यू आर गोइंग टू बी यूज्ड। लेकिन जिस चीज की आपको ज्यादा जरूरत होगी वो आपके पास, जैसे आइडेंटिटी वॉर्स है, आइडेंटिटी वॉर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इवन द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जब हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, ऐसे नहीं है दैट यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड। साइबर वॉर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर के अंदर सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल विलेज, ये तीन है जिसे वो हिट करता है हर पेपर के अंदर, तीनों में से एक को। उसको वो रिलेट कर सकता है सोशल मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जब वो बात कर रहा है आईटी की, तो जब आईटी की बात करते हुए वो साइबर वॉर के साथ रिलेट कर सकता है। अभी तक उसने किया नहीं है 2019 तक, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसको रिलेट कर दे। तो अगर वो रिलेट कर देता है, यू शुड बी इन अ पोजीशन जहां पे आप साइबर वॉर के ऊपर एस्से को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सो हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ वॉर। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की जंग की बात की जा रही है, या वॉर जो है उसकी शक्ल ओवर द पैसेज ऑफ ईयर्स कैसे बदली है। दूसरी बात है कि जब हम वॉर की बात करते हैं तो वी रेट अ वॉर। वॉर को रेट करना क्या होता है, वी हैव 4 पैरामीटर्स जिस पे हम वॉर को रेट करते हैं, स्केल एंड मैग्नीट्यूड। किस स्केल पे लड़ी गई है, मैग्नीट्यूड उसका क्या था। सो हमें पता होता है कि हाँ भाई, इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने सारे जो कंट्रीज हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस लेवल के ऊपर उसको लड़ा जा रहा है कि भाई वो इंटरनेशनल वॉर बन गई है, ठीक है। स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दो कॉन्फ्लिक्टिंग बॉडीज हैं तो किस स्केल पे जाके वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये दोनों चीजें डिटरमिन करने में हमारी मदद करती हैं कि वॉर जो थी वो कितनी बड़ी थी। तो जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर का आप स्केल देखें, मैग्नीट्यूड देखें, स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें, कि हमें नजर आता है कि हमारे पास पूरे के पूरे वो ब्लॉक्स बने हुए जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कितने अरसे तक लड़ रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेचर ऑफ आउटकम है। नेचर ऑफ आउटकम क्या है, हम जब प्रॉक्सी वॉर को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि अमेरिका का जो आउटकम था, या जो अमेरिका जिस चीज के ऊपर, जिस आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहा था, वो था बाइपोलर वर्ल्ड को यूनिपोलर करना, ठीक है। सो हो सकता है कि जो नेचर ऑफ आउटकम है वो पावर, वो सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है, और वो जस्टिस भी हो सकती है। इसके लिए एंड्रयू हेवुड की जो बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसका आप फर्स्ट चैप्टर देखें,
दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट समझने में कि पावर क्या है, पावर कहाँ पे लाई करती है, पावर किसके पास है और कौन सा सेंटर है उसका। सिक्योरिटी एंड जस्टिस, जस्टिस वाला जो पोर्शन है ये आपका वो पोर्शन है जहाँ पे फॉरेन एड आती है, जहाँ पे पॉवर्टी आती है, जहाँ पे क्लाइमेट आता है, जहाँ पे जेंडर आती है और सारी इनइक्वालिटीज आ जाती हैं और ह्यूमन राइट्स आते हैं। सो टेक्निकली आपको ये वाला पोर्शन पता होना चाहिए कि पावर, जस्टिस एंड सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ आउटकम है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक लेवल है। हर वॉर का एक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक लेवल है। जब हम बात करते हैं पुरानी जंगों की, इवन हम बात कर लें क्रूसेड्स की बात कर लें, हम गजवास की बात कर लें, किसी भी चीज की बात करें तो इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो बात हमारे सामने आती है मशीन गन, क्लेशनकोफ, ठीक है। हम बात करते हैं कैनन्स की, बॉम्ब्स की। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी टेक्नोलॉजी देखें कि न्यूक्लियर वेपन आ गया हमारे पास, और अब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। इवन न्यूक्लियर वेपन के अलावा आप ये देखें कि वो जो साइनाइड गैस थी, जो डेथ गैस थी, जो कि डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, गेटोस के अंदर ये नाजी जो हमारे पास आर्मी थी उसने यूज की थी। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गई। इकोनॉमिक लेवल कौन सा है, ठीक है। ये दोनों लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम आज के दौर में बात करेंगे। आज के दौर में हमारे पास वेपन्स कौन से आए, हमारे पास मॉडर्न सर्वेलेंस के मेथड्स क्या हैं जिसके थ्रू हम ये ड्रोन अटैक कर सकते हैं, और फिर ये हमारे पास पूरा का पूरा जो साइबर स्पेस है जिसके अंदर ये वॉर एक चल रही है जो कि साइबर वॉर है, मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान, आइडियोलॉजीज के दरमियान, इमेज के दरमियान, जो हम हेट स्पीच भी कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया भी जनरेट कर रहे हैं, इस सारे को हम कहीं जाके लिंक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर हम वॉर को रेट कर रहे हो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। जब हमने वॉर को डिस्कस करना है, आप ये देखें कि हम जब वॉर की बात करते हैं, अगर हमें सिर्फ वॉर समझ ही आ जाए तो हमारे एस्से का एक कंसिडरेबल पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। पेपर में आप जब किसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड इज वेदर आई हैव रेड अबाउट दिस टॉपिक और नॉट। If you have read about it, go for it. But if you haven't read about it and you feel that you have an idea of it, don't go for it. ये जो आइडिया होता है ना, इस आइडिया में एक चीज मिसिंग होती है जिसे कहते हैं जार्गन। जार्गन वो डिक्शन है, वो अप्रोप्रिएट अल्फाज है जिसका आपने इस्तेमाल करना है। सो मैं आपसे जितनी बात करी उसके अंदर मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ पे जो स्केल और मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया, ये सारा जार्गन है। इवन क्रूसेड वर्ड, गजवा वर्ड, these all words are jargon। तो अगर आपके पास, आपने सुना हुआ उस चीज के बारे में, तो आपके पास उस चीज के ऊपर जार्गन नहीं होगा, और जब आपके पास जार्गन नहीं होता तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा उस टॉपिक के ऊपर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वीक, ठीक है। अब जब हमने वॉर को डिफाइन कर लिया है और हमें पता है कि हम ये बात करने वाले हैं कि वॉर जो है इंडिस्पेंसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट रिड ऑफ इट, तो अब हमारे पास आया, मतलब हमारी डायरेक्शन बन गई कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो थीसिस स्टेटमेंट ये है कि वेदर वी एग्री विद द टॉपिक और नॉट, तो हमने डायरेक्शन क्या लेनी है, उस चीज की सपोर्ट में लेनी है या इसके अगेंस्ट लेनी है। हमने डायरेक्शन ली और हमने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है ना, डोमिनेट करने की जो कोशिश है ये हमेशा से होती है पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर, और ये हमेशा रहेगी। हमने पॉलिटिकल ग्रुप्स कहे हैं, आजकल के दौर में वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो नेशन स्टेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है वाई वी कांट गेट रिड ऑफ द वॉर। सो वो वाई क्या है, हमारा एजेंडा ऑफ वॉर। एजेंडा ऑफ वॉर क्या है? पहले के जमाने में एजेंडा था प्रोटेक्टिंग होमलैंड, तो अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर वेज की जाती थी। फिर है एक्वायरिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज, तो वेल्थ एंड रिसोर्सेज भी तो चाहिए थे। विल ड्यूरेंट कैसे के अंदर हमने पढ़ा कि भाई आपको तेल कहाँ से चाहिए, आपको कॉपर कहाँ से चाहिए, गोल्ड कहाँ से चाहिए, आपको वीट कहाँ से चाहिए, जहां से चाहिए वहां पे आप जंग कर देंगे, ठीक है। So acquiring wealth and resources. Then we have advancing religious and political ideologies. तो ये जो religious and political ideologies हैं, religious ideology है जहाँ पे हमारे पास आता है holy war, और political ideology है जहाँ पे आके हम बात करते हैं nation state की confrontation है, पर्टिकुलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि नाज़िज्म हमें नजर आता है। हम देखते हैं कि जी लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि दे बिलोंग टू अ सर्टेन सेक्ट, और आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एथनिक डोमिनेंस जो है, आप किसी की एथनिसिटी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये भी चीज हमें नजर आती है।
हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर एक एथनिसिटी दूसरी एथनिसिटी को डोमिनेट करती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी पाया जाता है और उसकी वजह उनका डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप भी है, ठीक है। तो एक ही चीज को देखते हुए हमने वॉर को देखते हुए काफी सारी चीजों को जहन में रखना है, ये आउटडेटेड है। एक्वायरिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज आज भी चलता है, ठीक है, रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जैसे तेल के ऊपर जंग है, ठीक है। एडवांसिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं ये हमें नजर आती हैं जब हम बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो प्रोपेगेंडा को यूज किया जाता है किसी एक आइडियोलॉजी को डिफेम करने के लिए, किसी ग्रुप को डिफेम करने के लिए, टार्निश करने के लिए हमें ये नजर आती है। ये जो एडवांसिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी है ये अब वॉर का हिस्सा नहीं है। टेररिज्म हो सकता है कि टेररिस्ट ग्रुप जो हो वो ये क्लेम कर रहा हो कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी फलानी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी प्रोपेगेट हो रही है, क्योंकि टेररिज्म से कोई भी रिलीजन प्रमोट नहीं होता है, ठीक है। एथनिक डोमिनेंस के ऊपर जंग रही है, और एथनिक डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं जिसे हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं। एक है जीनोसाइड और दूसरा है एथनिक क्लेंजिंग। जीनोसाइड है मैस मर्डर, एथनिक क्लेंजिंग है किसी एथनिसिटी को अपनी ऑक्यूपेशन में से, अपने लैंड में से निकाल देना। सो एथनिक क्लेंजिंग रोहिंग्या में होती है जहां पे 16 माइनॉरिटीज हैं और उन्हें बर्मा की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई यहां से जाओ। सो वो एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एथनिक क्लेंजिंग की वो लोग चले गए। जीनोसाइड कब हुआ? जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हॉलोकॉस्ट देखते हैं। पहले उन्होंने एथनिक क्लेंजिंग की, उन्होंने कहा भाई पोलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर जहां जहां ज्यूज पाए जाते हैं उनको एक जगह पे भेजा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर। जब वो कैंप्स में चले गए वहां पे उनका जीनोसाइड हुआ, तो हमें पता चलता है कि 9 मिलियन में से 6 मिलियन ज्यूज जो थे वो मारे गए। सो वो पहले एथनिक क्लेंजिंग की उन्होंने, फिर जीनोसाइड किया। दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो हमें पता होना चाहिए कि एजेंडा ऑफ वॉर क्या है। सो वॉर का कोई ना कोई एजेंडा होगा, उससे हम वॉर को समझ सकते हैं। और ये जो एक्वायरिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज है ये वो पोर्शन है जो कि हमें इकोनॉमिक वॉर में नजर आता है, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर नजर आता है कि लोग जो है जो स्टेट्स हैं वो मार्केट्स को कैप्चर करना चाहती हैं, और मार्केट्स को सिर्फ इसलिए कैप्चर नहीं करना चाहती कि वहां पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको कंज्यूमर चाहिए, ठीक है। या आप प्रोडक्शन करें या आपको कंज्यूमर चाहिए। सो चाइना जो है वो हर चीज को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो वो इमर्जिंग जो पावर है हमें नजर आती है। इसके साथ ही हम एक और चीज कर सकते हैं कॉजेज ऑफ वॉर में, या एजेंडा ऑफ वॉर तो एक पूरी चीज आ गई जो कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से लें तो वो कॉजेज ऑफ वॉर हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं विल ड्यूरेंट को। तो ड्यूरेंट कैसे हमने पढ़ा था, उसमें हमें कॉजेज ऑफ वॉर बेहतर तौर पे समझाई थी। उसमें हमें इस लेवल पे नहीं समझाई थी कि आप डिफेंड कर रहे हैं अपने लैंड को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं। उसने हमें कहा था कि वॉर जो है वो इंसान के दिमाग के अंदर है, उसकी साइकी का एक हिस्सा है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। सो उसने हमें कहा था कि ये अलग पॉइंट है, ठीक है, कि वॉर की साइकोलॉजिकल कॉजेज है, इंसान के अंदर है ये चीज, ठीक है। और हम जब इंसान को उसकी नेचुरल सेटिंग में से, यानी नेचर से हटा के उसको सिटीज के अंदर ले आया है, तो वो अर्ज वहीं पे है, वो फाइट करने की इंस्टिंक्ट वहीं पे है। इसीलिए उसने सोल्यूशन दिया था आगे जाके कि इंसान को जंगल में भेज दें, वहां पे जाके इंसान लड़ लेगा, जब वो लड़ लेगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। We have psychological causes of war, we have biological causes of war, we have economic and political causes of war, ठीक है। सो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेज जो उसने दी थी, आप उन्हीं पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लाके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एसे राइटिंग एक कमाल है, जब आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दें अपने एसे के अंदर, और आप रिलेट कर दें डिफरेंट चीजों को। मटेरियल वही है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। सीएसएस इज अबाउट स्मार्ट रीडिंग। आपने 4 चीजें पढ़ी हैं, आप उन 4 चीजों को अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे तो आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा। एक आपको रिलेट करना आता हो, दूसरा आपको लिखना आता हो, यू कैन मास्टर एसे राइटिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो, आइडियाज आपके पास हो, यू कैन डू इट। सो आप विल ड्यूरेंट को कोट कर सकते हैं। अब जब हम वॉर की बात करते हैं तो वॉर अगर इंडिस्पेंसिबल है तो वॉर को जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमें पता है कि एजेंडा ऑफ वॉर क्या है, हमें ये भी पता है कि वॉर की कॉजेज है, लेकिन जब हम वॉर को
फ्रंट के ऊपर देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके साथ वॉर को जस्टिफाई किया जाता है या नहीं किया जा सकता. सो एक तो चीज ये कि वॉर एक पॉलिटिकल एक्ट है. रियल पॉलिटिक आप थ्योरी पढ़ सकते हैं. सो वॉर को एक पॉलिटिकल एक्ट के तौर पे डिफाइन किया जाता है. जब हम कहते हैं कि वॉर कंफॉर्मिंग टू मॉरल प्रिंसिपल, तो हमारे पास आती है जस्टिफाइंग वॉर थ्योरी, जिसके अंदर हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इंटरनेशनल पावर्स जो है, इंटरनेशनल बॉडीज और सुपर पावर्स जो है वो इंटरवीन करती हैं. तो वो कहती है कि हम मॉरल ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें. हम चाहते हैं कि हम वहां के लोगों को उनकी स्टेट से बचाएं, सिटीजन्स को स्टेट से बचाएं. ठीक है. सो हमारे पास जस्टिफाइंग वॉर एक पूरी की पूरी थ्योरी आती है जहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे स्टेट्स जो है इंटरवेंशन करती हैं, जस्टिफाइंग वॉर की थ्योरी. और फिर हमारे पास पैसिफिस्ट हैं. पैसिफिस्ट वो लोग हैं जो कि वॉर को पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि वॉर इज एन अननेसेसरी इवल. तो वॉर एक ऐसा इवल है जिसकी कोई जरूरत नहीं है. वो वॉर को इंडोर्स नहीं करते, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो वॉर को जस्टिफाई नहीं करते हैं. ये 3 पॉइंट ऑफ व्यूज आपको पता होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पैसिफिस्ट हैं या नहीं है. सो दैट इज अ पॉइंट, आइडियोलॉजिकल पॉइंट, जो कि आपको वॉर के बारे में पता होना चाहिए. अब आपके पास स्टडी जो है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम बात करते हैं टेररिज्म की और वॉर ऑन टेरर की, तो टेररिज्म आपको पता है एक्सपोनेंशियल हद तक कम हो गया. वॉर ऑन टेरर जो है वो इट्स ऑलमोस्ट इट्स द एंड. ठीक है, अमेरिका हैज बैक्ड आउट ऑफ इट. सो अब ये पॉपुलर टॉपिक्स नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वॉर ऑन टेरर के बाद हमारे पास चैलेंजेस क्या है, या हमें पता होना चाहिए कि वॉर की कंटेम्परेरी शक्ल क्या है, जो कि है साइबर वॉर या है इकोनॉमिक वॉर जोन. ठीक है. लेकिन ये वाली जो आपकी स्टडी है ये वो बैकग्राउंड स्टडी है जो हिस्ट्री में नहीं जाएगी. ठीक है, ये हिस्ट्री में नहीं जा रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट ऑफ द होल फिनोमिनन है. तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर की शेप कैसे चेंज हुई है, क्योंकि इस ट्रांजिशन के बगैर आप वॉर का ऐसे कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है. इसके लिए आपकी कुछ स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर्स शामिल हैं, आपका विल ड्यूरेंट का एस्से शामिल है. ठीक है. और आपका वॉर का पूरी की पूरी आपकी ड्राइव है, जो कि आपका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है. उसी ड्राइव के अंदर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि एंड्रयू हेवुड की किताब है, उसके 2 चैप्टर मिलेंगे. एक है वॉर के ऊपर और एक है वॉर ऑन टेरर, टेररिज्म के ऊपर. टेररिज्म वाले के अंदर वॉर ऑन टेरर को एड्रेस किया हुआ है. जब तक आपका वॉर के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप वॉर के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते. और 100 नंबर के एस्से में और 20 नंबर के सवाल में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि 100 नंबर का जो पेपर में आपको एस्से आता है वो जनरल ऐसे होता है कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है, जैसे मॉडर्निटी, जैसे वॉर, जैसे ह्यूमन राइट्स. वो एक ऐसे इशू को जो कि ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है आपको देता है, उस पर सवाल करता है और आपने ये बताना है कि आपकी उस इशू की अंडरस्टैंडिंग कितनी है. तो आपको वो पेपर में इशू वो देता है जो कि कंटेम्प्रेरी होता है. जैसे कश्मीर इशू जो है वो पहले इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई. सो हम देखते हैं कि अचानक स्टूडेंट्स को फील होता है कि कश्मीर इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बट देन इट्स सिग्निफिकेंस डिक्लाइंस. अब वो डिक्लाइन इसलिए हो गई क्योंकि वो जो बहस थी वो कम हो गई और उसको मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिल रही. सो हमारे पास सर्टेन एलिमेंट्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं. कश्मीर इशू बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर पेपर. एस्से के लिए वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि ओवर द इयर्स चले आ रहे हैं. ठीक है, जिसमें से ग्लोबल पीस एक चीज है. ठीक है, ग्लोबल पीस की बात करें तो वॉर एंड पीस इकट्ठे चलता है, जिससे मुझे याद आया कि अगर आप इस एस्से के अंदर वॉर एंड पीस एस्से को कोट करें, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया. और 1984 जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है उसकी समरी पढ़ें, यू कैन आल्सो कोट इट. दैट इज वेरी रेलेवेंट कि वॉर कैसे डिस्ट्रक्शन लेकर आती है. पीस एक ऐसा टॉपिक है जो ओवर द इयर्स रहा है. डेमोक्रेसी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है. एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत शुरू से थी जो आज तक है. इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसी तरह ह्यूमन राइट्स है, इसी तरह माइनॉरिटीज का इशू है. वो ऐसे इश्यूज जो कि मुसलसल चलते रहते हैं वो आपके एस्से के अंदर पूछे जाते हैं. ठीक है. इसी तरह आपका एक टॉपिक होता है मीडिया के ऊपर. मीडिया का टॉपिक करते हुए यू हैव टू बी केयरफुल कि ये मैस मीडिया है या सोशल मीडिया है. सो जो चीजें ओवर द इयर्स डेवलप होती हैं एंड देन दे स्टे एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर बीइंग आस्क्ड इन योर एस्से पेपर.
ठीक है। तो ऐसे पेपर के अंदर जब तक आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जब तक आपने किसी चीज को नहीं पढ़ा होगा, आपने उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट एन एसे। सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे जो बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे अपने टीचर्स कहते हैं, इवन रजी आबदी साहब, आई वुड लाइक टू कोट हिम, कि वो तो जनरेशन दर जनरेशन ही हैज बीन अ सीएसएस मेंटोर। तो सर भी यही कहते हैं कि ऐसे जो है वो आपकी अपनी सोच है, आपने अपनी सोच से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने आइडियाज को पेन डाउन करना है, दैट इज राइट। बट आई फील विद एवरी पासिंग ईयर कि हमारे स्टूडेंट का आईक्यू इतना लो हो गया है, वी डोंट गिव आवर स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज, वी डू नॉट गिव देम इनफ आइडियाज कि वो शेयर कर सकें, कि हमें अलहदा से पढ़ना पड़ता है एस्से के लिए, हमें वो ग्राउंड तैयार करनी पड़ती है जिसके ऊपर हम अपने आइडियाज को फॉर्म्युलेट करें, वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिफेंड आवर स्टांस, ठीक है। सो वी नीड अ बेसिक स्टडी, ये चीजें बेसिक स्टडी की हैं। आपको मैं जो चीज प्रोवाइड कर रही हूँ वो है कॉन्सेप्ट, इससे रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपने खुद इकट्ठी करनी है ताकि आप अपने एसे को उसी हिसाब से चला सकें, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।